मेरा भारतवासियों सबको मेरा राम राम और प्रणाम। इस वीडियो का खास करके आज इंडिपेंडेंस डे के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी, जो हम बोलते हैं ना भारत माता, इस भारत माता स्वयं पुत्र हमारा नरेंद्र मोदी दास है करके उनको प्रणाम करके सैल्यूट देना चाहता हूँ। मैं पार्टी का विषय में नहीं, लेकिन एक महान आदमी है हमारा नरेंद्र मोदी दास। इसने हिंदुस्तान को कुछ तरीका से इसने आगे बढ़ाया। उसमें 3-4 उसने डिसीजन लिया है, उसके लिए हम सभी आभारी रहेंगे। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत, दूसरा स्वच्छ भारत, तीसरा जो हमारा डिफेंस किया, रक्षण रंग को बढ़ाया, अभी चौथा आज जो डिसीजन लिया है वो क्या है, ये कोचिंग सेंटर जितना भी है वो कोई भी कोचिंग है ऑनलाइन में प्रवेश करने के लिए एक निर्णय लिया। ये चारों विषय मामूली नहीं है, ये चारों विषय बहुत हमारा भारत देश को बहुत मजबूत करने वाला विषय है। जब मैं 74 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था, मैं आम तौर पर 76 से लेके 79 तक कश्मीर में रहा था, यानी जम्मू तवी, श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, बारामूला, दुर्गामुला, ये सभी मैं बहुत ज़्यादा नॉर्थ में घुमा था। वैसे तो मैं 17 ईयर्स मेरा पूरा सर्विस नॉर्थ में है और मैं नॉर्थ में कहीं कहीं जगह जम्मू कश्मीर, देहरादून, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, शिमला, चंडी मंदिर और लास्ट में मैं पुणे आके वहीं से मैं फौज से निकला। अभी मैं रिटायर हुआ था 2089 में, 1989 में मैं रिटायर हुआ था। तो जब भी मैं 76 से लेके 89 में मैं नॉर्थ में कहीं से छुट्टी आता था, यानी ट्रेन में ही आना जाना पड़ता था। और मैं जब ट्रेन में जाता हूँ तो जब मैं खिड़की के पास बैठता हूँ, कोई गांव आता है, वो गांव आने के पहले, गांव से निकलने के पहले जब रेलवे स्टेशन में ट्रेन स्लो मोशन में जाता था और स्टेशन में रुकने के बाद स्लो मोशन में गाड़ी निकलता था। अभी आप लोग बोल देगा मुझे ये कैसा बेशर्म से बात कर रहा करके, आप लोग मुझे चाहे कुछ भी बोलो,
लेकिन आप लोग जो 2000 या 2000 से पहले जो भी पैदा हुआ है उनको ये सब मैं इन सबको और इनके माँ बाप को भी शायद मालूम है। क्या होते थे जब वो ट्रेन रुक एक गांव आने के पहले जब ट्रेन स्लो हो जाता थे तो ट्रेन के जो ट्रैक के अगल बगल में ये लोग है ना लोटे लूटे डब्बा डुब्बा बोतल बोतल लेके और उसमें औरत और मर्द जो भी है बच्चे बुच्चे सब खड़ा रहते थे जैसे किसी ने खड़ा किया है। ये जब भी मैं जब मेरा बगल में कोई भी आदमी अगर बैठता है तो वो मेरी शक्ल और मैं उसकी शक्ल देख के हम बहुत शर्मिंदा रहते थे। क्या हमारा इंडिया ऐसा है? क्या है ये? ऐसे कभी कभी फॉरेनर भी बैठते थे कोई, वो फॉरेनर हमको शक्ल देख के हंसते थे। उस टाइम पर मेरा दिल इतना दुखी हो जाता। क्या हमारे इंडिया में बराबर ये लोग बाहर के वजह से कहीं ऐसा कोई जगह तो नहीं है, ये लोग पूरा ये कर रहे हैं। और ख़ास करके मैं विशाखापट्टनम का सी शोर के पास रहते थे, जहाँ पे आप लोग बोलते हैं ना पार्क होटल, बड़े बड़े पार्क होटल, और सी शोर में बहुत बड़े बड़े होटल हैं। तो उनके थोड़ा आसपास में मैं रहता था। जब मैं छुट्टी आने के पहले या फौज में भर्ती होने के पहले छुट्टी आने के बाद मैं कभी बीच रोड में घूमने के लिए जाते थे। बहुत गंदा रहता था। ये लोग क्या करते थे, बीच के साइड में ही बैठ जाता था और बीच का मज़ा तो अलग है। वहाँ इतना ज़बरदस्त गंध होता था, क्या बताइए क्या है हमारा देश, क्यों है इनकी पक्का इनका बाथरूम लेटरिन क्यों नहीं है करके मैं पहले से सोचता था। खैर ये मेरे बात नरेंद्र मोदी दास के दिमाग में आया होगा, उसने पक्का मकान बनाया, पक्का मकान के साथ पक्का बाथरूम लेटरिन जो है बनवाया। मैं इन दौरान में मैं जब भी छुट्टी आता था तो मेरा घर में तो है, हम तो क्वार्टर्स में रहता था, हमारा घर में ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं थे। लेकिन मेरे रिश्तेदार इधर अगल बगल का घर में अगल बगल वाला है, वो गांव में रहते थे। मैं घर में आके सोचता था मैं किसके घर में जाना है, किसके घर में ऐसा फैसिलिटीज है करके मैं सोचता था। अगर बाई चांस एक घर में मैं ठहरूं तो ये काम के लिए दूसरा घर में जाकर करना पड़ता था, बहुत शर्म से वो भी। और आप लोग को मालूम है गांव में है तकरीबन 90% जो लोग हैं, औरत मर्द बच्चे जितना भी है, वो एक एक माने 5 6 4 5 जैसा दूध लेने के लिए जाते थे, ऐसे ही लोग सुबह सुबह निकल जाते थे लोग। मैं बहुत शर्मिंदा होता था। खेतों में, कहीं नदी, कहीं नाले में ये लोग ये काम करके आता था। वैसे तो मैं फौजी आदमी हूँ और मैं तकरीबन एक साल में 10 महीना, यानी जब हम कहीं बॉर्डर पे रहते थे, कभी ये रेगिस्तान में रहते थे, कभी हिमालय में रहते थे, कभी पहाड़ का चोटियों में रहते थे। तो हमको क्या है टेम्पररी
कहीं ना कहीं बनता था, और जब वो उधर से निकल जाता तो ठीक ही है, वो टेम्परेरी तो है। और कभी कभी इमरजेंसी पड़ने पे बहुत ज़रूरी है, तो उस टाइम पर कहीं जंगल जंगल में रहते तो उस टाइम पर वो तो करना ही पड़ता था, उसमें कोई दूसरा तो इंतज़ाम नहीं होते थे। और आप लोग मुझे बोलते हैं वेषम की बात कर रहे हैं, ये वेषम की बात नहीं है। ये जो मैं जो बोल रहा हूँ, जो 2010 से पहले जो पैदाइश हुआ है, उन सब उनमें कम से कम 70-80% इसी रोड से गुजरा हुआ है। आजकल हर घर में एक बाथरूम बना है, तो आराम से इसी को बोलते हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? बिना भय के, निर्भय। निर्भय, भय मीन्स भय, और निर्भर बिना डर के आराम से ये लोग अभी रहना शुरू हुआ। दूसरी बात, स्वच्छ भारत। ये स्वच्छ भारत भी इसी के अंदर होता है। क्यों? पहले जैसा ये ट्रैक, रेलवे स्टेशन, सी शोर, कभी कभी बस स्टैंड के बगल बगल में, ये सब स्वच्छ रहता है। और साथ साथ में हर रेलवे स्टेशन या हर मोहल्ला नज़दीक में, जो भी सिटियों का नज़दीक में, एक 2 रुपया 5 रुपये देने से आप लोगों को बाथरूम अवेलेबल रहता है। इसी को बोलते हैं स्वच्छ भारत। अच्छा, ये दोनों छोड़ो, इससे हमारा इंडिया बहुत अच्छा हुआ है। तीसरी बात, हमारा डिफेंस यानी रक्षण। कोई कोई बोलता है, बोला था, एक जो पेपर पिन बनाने के लायक नहीं था हमारा इंडिया। ये लोग को स्टेटमेंट देता था पहले, इंडिया में क्या है, एक पेपर पिन बनाने का औकात नहीं है। और ये हमारा अब्दुल कलाम, ये सबसे पहले एक छोटा सा रैकेट को साइकिल के पीछे बांध के लेके गया था। आप लोगों को मालूम है, इनकी हिस्ट्री पढ़ो, अब्दुल कलाम कैसा आदमी है। उसके पहले भी जो साइंटिस्ट, अच्छा साइंटिस्ट को लोगों ने जानबूझ के मरवाया है, लेकिन अब्दुल कलाम साहब ये डिफेंस के इतना ज़बरदस्त, डिफेंस को इतना ज़बरदस्त इम्प्रूव कर दिया। आजकल इंडिया की तरफ कोई भी देश देखने के लिए डरता है, इतना ज़बरदस्त इसने बनाया है। क्यों? पहले जो जो पालक है, जो कांग्रेस, कम 70 साल इन लोगों ने हमारा देश को पालन किया है। क्या कुछ इम्प्रूवमेंट क्या किया है? बोला गरीबी हटाओ। गरीबी कब से हटा? गरीबी नहीं हटा। इन लोगों ने क्या किया, आदमी को, औरत को पकड़ पकड़ के इन लोगों ने फैमिली प्लानिंग करा के
हमारा जो है ना, ये हमारा देश का जो नौजवान को अभी वो लोग पैदा होता है तो वो लोग सब नौजवान बन के हमारा देश का युवा शक्ति मीन्स क्या है, यंग जनरेशन को इन लोगों ने नाश कर दिया। नहीं तो इंडिया में अभी तक यंग जनरेशन कम से कम 70% तक पहुंचना था। अभी हमारे इंडिया का यंग जनरेशन 39-40 तक था। अगर उस टाइम पर ये फैमिली प्लानिंग नहीं करता तो अभी तक हमारा यंग जनरेशन 70% रहता था और हमारा देश बहुत मजबूत रहता था। और चौथा, इस इंडिपेंडेंस डे के जो लाल किला में जो मोदी साहब ने एक अनाउंसमेंट किया, आजकल एक कोचिंग सेंटर के पीछे घूम घूम के इतना पैसा खर्च करके लास्ट में ये जो कोचिंग सेंटर वाला पॉलिटिकल लीडर से हाथ मिला के ये पेपर लीक ऐसे काम करके बच्चों से लाखों करोड़ रुपया ये लोग ले रहा है। ये सब पता लगने के बाद मोदी साहब ने अभी क्या किया, जो भी कोचिंग लेना है उन लोग डायरेक्ट ऑनलाइन से अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या टेलीफोन के अंदर से ले सकते हैं। मेरा देश का नौजवानों, आप लोग कोचिंग सेंटर के पीछे मत घूमना। और मैं ये भी एक बार मैं सुना हूँ, एक कोचिंग सेंटर में पिछले बार एक बारिश होने के बाद वो जो ग्राउंड फ्लोर में रहता है उनके अंदर स्टूडेंट मर गया, लेकिन उसके अभी विचार कुछ नहीं किया, क्योंकि वो कोचिंग सेंटर बदनाम हो जाएगा, इसलिए उस केस को उन लोगों ने दबा दिया। और जो नौजवानों और उनके माँ बाप जो भी है, अपना बच्चों को ये कोचिंग सेंटर के पीछे घूमने के लिए मत बोलना। अगर आपका लड़का सही पढ़ता है, वो एक रूम में बैठ के कहीं भी बैठ के अपना टेलीफोन के अंदर या लैपटॉप या कंप्यूटर से अपना कोचिंग आराम से ले सकता है। इसमें फीस भरने की ज़रूरत नहीं, ना आपका आदमी उधर जाने का ज़रूरत नहीं। और मेरा नौजवान उसमें विद्यार्थियन यानी मेरे स्टूडेंट्स, लड़का या लड़की है, जो भी है अपना स्टडी को घर में ही रखना है। और हमारा महिला शक्ति इतना ज़बरदस्त है, मैं स्टूडेंट्स ये महिला को कमज़ोर करके, मैं स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ लेकिन स्टूडेंट्स में दोनों आता है। तो आजकल हमारा महिला का शक्ति इतना ज़बरदस्त बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में आपको मालूम है, इसमें महिला का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आप लोग देखा है और सुना भी है। इसलिए हमारे बच्चे, आप लोग ये कोचिंग सेंटर में मत घूमना, आपका आराम से अपना पढ़ाई पढ़िए और देश का नाम ऊंचा रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।